आप सभी को वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के शिक्षकों के लिए लाए हैं उनके चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ का फुल डिटेल सोल्यूशन। इससे पहले हमने आपको 3 पेपर के सोल्यूशन दे चुके हैं। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के लिंक पे जा सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र की। करते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। आज का जो पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन दे रखा है परिमेय संख्या -32/100 का सरलतम रूप। हमें दे रखी है एक परिमेय संख्या -32/100, इसका हमें सरलतम रूप निकालना है। तो ये जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है, तो हमें ये दे रखा है, ठीक है। उसका सरलतम रूप करेंगे तो मतलब इसे हमें डिवाइड करके लिखना है कि इसे कम से कम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहली बात, इसमें जो आपका अंश है और जो हर है दोनों में माइनस का चिन्ह दे रखा है, तो सबसे पहले आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास बची है ये 32/100। तो 32/100 को अगर हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसे हम सीधे बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं या तो हम फिर 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 से एक बार जाएगा 16 और ये 50। इसे हम एक बार फिर से अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 25। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है 25, 8/25। अब इसे अगर हम आगे सोचे कि अगर ये आगे कट जाएगा तो अब इससे ज्यादा इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपका इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है 8/25। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 8/25। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक संख्या दे रखी है 0.00005 दे रखी है और 1। हमें निकालना है इसका घनमूल। तो हमसे पूछा गया इस संख्या का घनमूल। तो देखिए हम बात करते हैं, ये हमारी जो संख्या दे रखी है इसे थोड़ी देर के लिए अगर हम दशमलव हटाने चाहें, हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है अगर हम इसे हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा। जब भी किसी संख्या के अगर अंश में जब भी किसी संख्या में दशमलव दे रखा होता है और उसका जो दशमलव हम अगर हटाते हैं तो हम ये देखते हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितनी संख्या दे रखी है। तो हमारे पास दशमलव के दाहिनी तरफ 2, 2, 4, 2, 6 संख्या दे रखी है। तो नीचे हम 1 के आगे 6 जीरो लगा लेंगे, 3, 3, 6। तो ठीक है, अब हमने इसके आगे लगा लिए 6 जीरो। तो देखिए इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसे हम 6 जीरो को अगर सेपरेट करें तो ये 100 इंटू 100 इंटू 100 ये 3 लिखती है। अगर हमसे पूछा गया था इस संख्या का घनमूल, तो अगर हम इस संख्या का घनमूल ले लेते हैं तो ये क्या होगी, एक करड़ी हो गई 3 घात की। तो ये 3 घात की करड़ी है, तो इस संख्या इसमें से अगर हम इसे बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये 1/100 ये बाहर निकल के आएगा। अब अगर हम इसे देखें 1/100 तो इसे अगर हम फिर से दशमलव में बदले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने दशमलव से हटाया था तो नीचे 6 जीरो बढ़ाया था। अब नीचे 2 जीरो, तो मतलब जो ऊपर की संख्या है इसमें दशमलव 2 संख्याओं पे लगेगा। तो देखिए एक संख्या तो हमारी दे रखी, एक कम है तो हमने 1 जीरो बढ़ा लिया। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक समीकरण में दे रखी 3x = 6 और दे रखी है दूसरी समीकरण 4x + y = 14। इन दोनों को हल करके हमें y का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पहली समीकरण दे रखी 3x = 6 और दूसरी दे रखी है 4x + y = 14। तो पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पे 3x = 6, यहाँ से एक वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकाल के हम इस वाले में डाल देंगे इक्वेशन 2 में और यहाँ से हमारे पास वेरिएबल y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे देखा 3x = 6, यहाँ से जो 3 है इसे बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये 1/, में जाएगा तो ये हो जाएगा 6/3। इसे कैंसिल कर देंगे तो x = बचेगा 2। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, समीकरण 2 में x = 2 रखा और ये होगा y + y = 14। मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8 + y
बराबर 14। अब इस वैल्यू को बराबर की इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया y माइनस 8। तो ये y बराबर हो गया हमारा 6। तो इस क्वेश्चन का आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, y की वैल्यू तो आएगी 6। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है साइन 60 इक्वल टू साइन 60 अपॉन कॉस 30, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो देखिए साइन 60 और कॉस 30 इनके मान हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देंगे। बाकी जो त्रिकोणमिति है इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी जो क्लास चल रही है डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ की, उसे आप देखिएगा। इन क्लास में आपको ये टॉपिक डिटेल से पढ़ा दिए जाएंगे और वहां से आपको सारे मान बता दिए जाएंगे कि कैसे निकाले जाते हैं। तो आपका जो साइन 60 है इसकी जो वैल्यू होती है √3/2, और जो आपका cos 30 है इसकी भी वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए ये दोनों 1/, में है, तो इन्हें अगर हम थोड़ी देर के लिए इस वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी और ये पलट जाएगी वैल्यू, क्योंकि जैसे किसी भी चीज की गुणा होती भाग होती से गुणा में ले जाते हैं तो वो पलट जाती है। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 1। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। तो ये 7 की पावर 1/5 और जो 7 की पावर 1/3 दे रखा है, ये क्वेश्चन घातांक की श्रेणी के आते हैं और घातांक का जो चैप्टर है वो आपका पूरा फिनिश हो चुका है हमारी डीएलएड की क्लास में। उसके ऊपर हमने लॉन्ग बड़ी सी क्लास भी बनाई है जो आपकी लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन की है, आज ही हमने उसे दिए। तो ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें दे रखा है 1/5 और 7 की पावर 1/3। तो घातांक में हमने आपको एक नियम बताया है, इस चीज को अगर आपको डिटेल में देखना है तो डीएलएड की जो क्लास चल रही है उसे आप जाके देख लीजिएगा। तो इसमें हमारे पास दे रखा है ये वैल्यू, हमें घातांक में बताया गया था ये फार्मूला, अगर कोई भी वैल्यू भाग की परिस्थिति में दे रखी है और उनके जो आधार है वो सेम है तो उसमें क्या करते हैं, उनकी घातों को हम आपस में घटा देते हैं केवल। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी इसी चीज में दे रखी है आपका। देखिए इसमें दोनों में जो बेस है वो 7 है और उनकी घातें हैं वो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, सेम उसी फार्मूले का यूज करेंगे और उनकी जो घातें हैं इन्हें आपस में घटा देंगे। तो ये हो जाएगी 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। अब देखिए ये 7 होगी, इनकी पावर है, इनका जब घटाएंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब लासा, 5 और 3 का जो लासा होगा वो आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ पे 15 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 5। तो आपका ये 7 की पावर हो जाएगा 5। 3 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, -2, -2/15। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ये 7 की पावर -2/15। तो इसी के साथ आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो खत्म हुए। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की। आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ वो हो गए 5 के 5। अब हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की। आपके पेपर में 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और इसके बाद जो 7 होते हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न की। आपका इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है घनमूल से रिलेटेड, उसमें आपको एक वैल्यू दे रखी है और उसका हमें निकालना है घनमूल। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू दे रखी है 8000 और हमें निकालना है इसका घनमूल। देखिए जो घनमूल के क्वेश्चन है या करड़ी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसका भी हमने अपनी क्लास में पढ़ा दिया इसे डिटेल में, तो आप लोग वहां से जाके इसे भी देख सकते हैं। तो हम इसका घनमूल की बात करते हैं तो ये एक हमारे पास इसका घनमूल मतलब 3 घात की करनी में वैल्यू हो गई है। अगर हम इसका फैक्टर करें, ये कितना है 8, हम जानते हैं 8 जो होता है 2 की पावर 3 होता है।
और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। इसे और थोड़ा खोल के देख लें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 1000 जो होता है 10 की पावर 3 में होता है, मतलब 10 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा। अब हम इसमें से देखते हैं कि यहाँ से 3 घात की करनी है, मतलब घनमूल निकालना है, तो ये और ये दोनों की एक एक वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी, तो 2 गुणे 10 हो जाएगा या बराबर में 20। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, मतलब अतिलघुत्तरी का पहला क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो आएगा 20। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 7, और हमें निकालना है इसका हल। तो ये दे रखी है 16x² माइनस 25 इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो इक्वेशन दे रखी है ये एक समीकरण के रूप में दे रखी। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हमारे पास उसी फॉर्म में दे रखी है। देखिए कैसे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4x की पावर पूरी की पावर x, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर था वो 16 होता है। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसी भी फॉर्म में बन गया है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0, ठीक है। तो हमें इसको हल करना था, तो ये आ गए हमारे फैक्टर। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहे x की दोनों बार, तो क्या कर सकते हैं, एक बार 4x प्लस 5 बराबर 0 लिख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर, ये बराबर के उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और जी 4x बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो x बराबर, अब ये 4 जो है इधर जाके डिवाइड की पोजीशन में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार जब दूसरी वाले की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव की 5/4। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इसमें हमें दे रखे हैं 4-5 संख्याएं। क्या दे रखी है संख्या, 12, फिर क्रम में 12, फिर 13, फिर 12 और फिर 10। और हमें इसमें कहा गया हमसे इन संख्याओं का बहुलक बताइए, इनका हमें बहुलक बताना है। तो हम आपको बताते हैं जो बहुलक होता है, जब कोई भी संख्या दे रखी है 4-5 संख्या, उस संख्या में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए 12, 12 और ये 12, ये संख्या टोटल 5 संख्या है, उसमें जो 12 है वो 3 बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो बहुलक है वो आपका क्या है, 12। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर। बिल्कुल बहुलक वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे आप देख के समझ जाएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। इससे ज्यादा भी संख्या दी जा सकती है, उसके बाद देख लेंगे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही संख्या रिपीट होगी, 2-3 संख्याएं भी आपस में रिपीट होंगी, उसमें भी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो आपका होगा बहुलक। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इसमें हमसे कहा गया है एक 9 सेंटीमीटर, ये 10 क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहा गया एक 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें लंबाई दे रखी है आयत की 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर है 9। और क्या दे रखा है, हमें चौड़ाई दे रखी है, मतलब ब्रीथ, वो दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। और आगे ध्यान से समझने की बात है, उसमें हमसे ये कहा गया है कि हमें क्या करना है, इस आयत को लंबाई के परितः घुमाना है और उसके बाद जो बेलन बनेगा उसके आयतन को बताइए। तो बात करते हैं कि इसमें लंबाई के परितः घुमाने की, परितः का मतलब होता है चारों ओर। तो ठीक है, अगर इस बेलन की बात करें, अगर हमने मान लिया कि एक बेलन बनाया, तो देखिए लंबाई, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक आयत। ये हमने बना लिया एक आयत, इसमें हमारी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमसे कहा गया है इस आयत को लंबाई के परितः घुमाना है, मतलब कि इस आयत की जो लंबाई है
परितः मतलब इस लंबाई के चारों ओर। मतलब थोड़ी देर के सपोज के मान लिया हमारा ये है आयत है, ठीक है। अब इसे लंबाई के परितः घुमाना है, ठीक है। तो मतलब मान लिया ये आयत है, इसको लंबाई के परितः मतलब इसके चारों ओर घुमाना है या इसके चारों ओर। तो जब इसके चारों ओर घुमाएंगे तो ये इस तरीके से घूमेगा, और जब ये इस तरीके से घुमाएगा तो ये इस तरीके से अर्धवृत्त बनाएगा। मतलब ये मुख है, यहाँ से अगर इसे घुमाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एक अर्धवृत्त बनाएगा, और फिर वापस से जब घुमा के इधर लेके आएंगे तो ये पूरा सर्किल बना देगा। चूंकि इस सर्किल में हमारे पास जो है वो ऊंचाई भी होगी, तो जो आपकी जो इस आयत की लंबाई है वो आपके बेलन की हो जाएगी ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए, हमें जो यहाँ पे ये दे रखा है 3.5, और जब आधा सर्किल बनाता तो समझ लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये बुक जाएगी तो यहाँ से टोटल तो यहाँ पे 3.5 ये वाली भी साइड हो जाएगी आपकी। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको 3.5 दे रखा था और यहाँ पे भी 3.5, और इस आयत की जो आपकी लंबाई थी वो आपकी होगी इस बेलन की ऊंचाई। ये जैसे ही वो घूम के पूरा आएगा उधर से, तो ये फिर एक चक्कर मार के टोटल इस तरीके से एक बेलन बनेगा। हवा में एक बेलन बनेगा, जिसे हम केवल एक तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ एक बेलन बनेगा, ठीक है। इसको घुमाने से अगर मान लीजिए थोड़ी देर के अलग किसी मोटर पे तो ये कंटिन्यूस घूमते रहेगी, घूमते रहा अगर ये आयत, तो हमें दिखाई भी सकता है, इसे पंखे में हमें दिखाई देता है एक सर्किल, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये बनेगा आपका बेलन, उस बेलन की जो ऊंचाई है आपकी वो हो जाएगी आपकी कितनी 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो व्यास होगा बेलन का 3.5 टोटल कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ये व्यास हो जाएगा। व्यास पता त्रिज्या का आता है, तो उस बेलन की त्रिज्या हमारी क्या रहेगी, जो आपके आयत की चौड़ाई थी वो आपकी जो हो जाएगी उस बेलन की त्रिज्या रहेगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसके परितः जो लंबाई के परितः घुमाएगा इस बेलन का आयतन बताइए। तो देखिए अब हमारे पास जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी h बराबर क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, और उसकी त्रिज्या आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो जो बेलन का आयतन होता है उसका फार्मूला आता है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 22/7 या 3.14। आर स्क्वायर कितना 3.5, इसका स्क्वायर मतलब या 2 बार लिख देते हैं, इंटू एच लिखा है 10। अब हम बात करते हैं 3.5 को, इसमें एक दशमलव लगा था, एक जीरो नीचे बढ़ेगा, इसमें एक दशमलव का एक जीरो नीचे बढ़ गया। तो अब देखिए इस वाले 10 से इसे कैंसिल आउट कर दिया, ये 7 था, 5 बार में ये कट गया, ये 10 दे रखा है, 5 दूनी 10, ये 7 बार में कट गए, ये 2 और ये 11। तो हमारे पास कैंसिल आउट होकर जो वैल्यू बचेगी ऊपर बचेगी 11 गुणे 5 गुणे 7, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 7 35, और अब बचेगा हमारे पास ये क्या 11 और 35 की गुणा करेंगे। तो 11 और 35 की जब गुणा करेंगे तो 11 5 55 और 11 किया 33 और 5 38, 385, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, घन या घन सेंटीमीटर। ठीक है, जो आयतन होता है वो हमारा हमेशा क्यूब में आता है। यहाँ से देख सकते हैं ये है आर, 2 आर है, 1 एच है, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 3, तो सेंटीमीटर की जो यूनिट हो जाएगी वो घन हो जाएगी। ठीक है, आप फार्मूले से हमेशा ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, एक समीकरण दे रखा है x² प्लस का 9 और माइनस का 6x, इसको हमें हल करना है। तो इसको हल करने का मतलब इसके गुणनखंड, इसके फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे इसके फैक्टर, देखिए हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या दे रखा है x² प्लस 9 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो जब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगी, ये दे रखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो ये हो जाएगी हमारे पास x² माइनस का 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें जो हमारे पास इधर वाली वैल्यू दे रखी होती है, हमें इस तरीके से फैक्टर करने पड़ते हैं इनके कि इसका जो मल्टीपल हो उनके एडिशन से आए।
मतलब कोई दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनका गुणनफल जो है वो 9 हो और जिनका एडिशन हो वो 6 हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर हम देखें तो 3 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो आएगा आपका 9 और 3 + 3 6। तो ये जो फैक्टर होंगे वो हमें एक इक्वेशन के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 6 को हमने लिख लिया 3 + 3 और ब्रैकेट के बाहर x = 0। ठीक है, अब इनकी आपस में कराएंगे मल्टीप्लाई, तो x² - का 3x और ये 3 हो जाएगा आपका -का 3x + का 9 = 0। यहाँ से इन दोनों स्टेप में से देखते हैं क्या कॉमन आ जाएगा हमारा x, और इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा केवल x, और यहाँ से x निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा केवल 3। यहाँ से भी हम देखें तो -3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, यहाँ पे बचेगा आपका x, और इस 9 से 9 कॉमन जाएगा, मतलब इसमें से हमने 3 से भाग किया तो आपका बचेगा -3 बराबर 0। तो यहाँ से आपके दोनों जो फैक्टर हो जाएंगे x - 3 और x - 3 = 0। तो ये हो गया आपके फैक्टर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपके पास वैल्यू cot 45 sin स्क्वायर 45 और cot स्क्वायर 45 प्लस sin 90, इन सब की वैल्यू निकाल के आपको आंसर देना। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है, तो उनके लिए क्या है, जब हम आपको अपनी सीरीज की डीलेट के सिलेबस की सीरीज में पूरी तरीके से पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो इन चीजों के बारे में आपको वहां सीखना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको सीधे सीधे बता देंगे इसका आंसर। तो दे रखा है cot 45 माइनस sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 और प्लस का sin 90। तो जो cot 45 है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। ये sin स्क्वायर 45 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इसका स्क्वायर। cos स्क्वायर की वैल्यू भी होती है 1/√2 और इसका होता है इसमें डेल्टा स्क्वायर, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से देख लीजिए ये 1 और ये 1 दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2। अब इन्हें अगर हम हल करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ से भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो सबका एलसीएम आएगा 2। यहाँ पे भी 2 दे रखा है, यहाँ पे भी 2 दे रखा है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और बाकी की टर्म ऐसे ही। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 -1 -1 और -1 जुड़ के हो जाएंगे -2, और -2 में से जब ये 4 में से घटा देंगे तो बचेगा 2/2, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1। तो ये हो गया आपके अक्लेगोट्री क्वेश्चन का 11 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्न की। आपके लघुत्तरी प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दे रखा है यदि एक दे रखा है, हमें सेट दे रखा है ए। आपका जो एक ये सेट दे रखा है इसमें क्या दे रखा है 1, 3, 5, 7 तथा एक सेट दे रखा है हमें बी। तो जो बी सेट दे रखा है वो 5, 7, 8, 9 दो सेट दे रखते हैं। हमें निकालना है इनका ए यूनियन बी, हमें निकालना है ए यूनियन बी और निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। यह अलजेब्रा का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता। देखिए हम आपको बता देते हैं, हमें मान लिया हमें 2 सेट दे रखते हैं, एक ये सेट दे रखा है, एक ये सेट दे रखा है, ठीक है। और हमें एक सेट में वैल्यू क्या दे रखी है, पहले में 1, 3 और ये 5, 7। इस वाले गोले में दूसरे वाले गोले में भी दे रखी है 5, 7, 8, 9, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें निकालना है पहले ए यूनियन बी। तो जो आपका ए यूनियन बी है उसमें क्या होता है, देखिए हमारे पास ये 2 सेट दे रखे हैं ए, बी। तो जब ए यूनियन बी निकाला जाता है तो क्या होता है, आपका जो पहला गोला दे रखा है उसमें की जो संख्या है और दूसरा जो गोला दे रखा है दोनों, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आते हैं वो आपके हो जाते हैं यूनियन, ठीक है। तो आपका जो यूनियन वाला पार्ट होता है वो पूरा ये पूरा पार्ट जो होता है वो आपका यूनियन होता है, ठीक है। ये शेडेड रीजन तुम्हारा आपका पूरा आ जाएगा यूनियन।
तो उसमें यूनियन में क्या करेंगे, सारे एलिमेंट एक ही सेट में रखेंगे। कैसे, इसमें देखिए क्या क्या रखे, 1 3 5 7। और आपका जो दूसरा सेट है उसमें भी क्या क्या रखा है, 5 7 8 9। तो 5 और 7 तो एक बार हम लिख चुके हैं, हमारा बचा 8 और 9। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, मतलब सारे के सारे एलिमेंट एक ही सेट में आ जाए। इसके बाद बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। तो आपका जो इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट होता है, तो ऐसे एलिमेंट इसमें काउंट किए जाते हैं दोनों साइड में कॉमन होते हैं। जैसे कि हमने दिखाया है आपको ये वाला पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों साइड में कॉमन होगा। ठीक है, तो जो कॉमन वाला पोर्शन हम दिखा दें आपको ये, तो आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साफ साफ 5 7 ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो आपका जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होगा इसमें हमें केवल ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो दोनों सेट में हो, जो ए साइड में भी हो और बी साइड में भी हो। तो हमारा जो मतलब कॉमन वाला पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट होगा जो दोनों में कॉमन है। ये वाला पार्ट इसमें भी कॉमन है और इसमें भी। तो आपके जो 5 7 एलिमेंट है वो दोनों सेट में कॉमन है। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखी एक बारंबारता बंटन और हमें निकालना है उसका बहुलक। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बारंबारता और बहुलक। इससे पहले एक वन लाइनर क्वेश्चन में आपको मतलब अति दूसरी क्वेश्चन आया था बहुलक का। इसमें हमने आपको बताया था किसी भी संख्या में कोई भी संख्या एक टेबल दे रखी है लंबी सी, और उसमें जो बहुलक होता है वो होता है आपका वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमें दे रखी है एक सारणी, इसमें लिखा है पद और बारंबारता। तो आपके जो पद दे रखे हैं वो क्या रहते हैं, 15 16 17 18 और 20। और इसके बाद उनकी नीचे दे रखी बारंबारता 2 4 7 5 और 3। तो देखिए जो हमारे पद दे रखे या संख्या दे रखी वो यह है। और बारंबारता का मतलब होता है कोई पद कितनी बार रिपीट हुआ है। तो मतलब यहाँ पे जो 15 है वो 2 बार आया है, 16 है वो 4 बार आया है, 17 है वो 7 बार रिपीट हुआ है, 18 5 बार रिपीट हुआ और 20 आपका 3 बार रिपीट हुआ। तो हमने आपको क्या बताया था, किसी भी संख्या में कोई भी जो संख्या होती है, किसी भी पदों की संख्या जो दे रखी है उसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई वो आपकी होती है बहुलक। और हमें नीचे देखिए बारंबारता दे रखी है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता यहाँ पे किसकी है, उसकी। तो इसके बाद तो बात करते हैं बहुलक की, तो आपका जो 17 होगा वो हो जाएगा आपका बहुलक। तो इसका बहुलक क्या होगा आपका, इसका बहुलक हो जाएगा आपका 17। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 14 की। तो उसमें क्या रहता है, आप ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर एक जीवा दे रखी, इसकी जीवा से बना हुआ एक एंगल दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी 40। और हमें एक उसका सर्किल का केंद्र दे रखा है, उस केंद्र पे एक ओ एंगल बनना है और हमसे इसमें से पूछा गया कि एंगल ओ सी बी। तो देखिए हमारे फोटो में क्या दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है, इस सर्किल की एक जीवा है बी और सी, हमें एक कोण दे रखा है, एंगल दे रखा है, इस जीवा से परिधि में एक कोण बना है, ये हमें दे रखा है 40, ये पॉइंट दे रखा है, इस सर्किल का सेंटर है और ये, और हमें दे रखी है ये, इतना हमें दे रखा है। और हमसे पूछा गया है इस वृत्त का जो केंद्र O है, इसमें जो एंगल BAC, एंगल BAC ये दे रखा है 40। और हमसे पूछा गया है इसमें एंगल OBC और एंगल OCB बराबर क्या होगा, मतलब एंगल OBC और OCB इन दोनों एंगल की मान पूछेंगे, मतलब ये वाले क्वेश्चन। तो देखिए हमें सबसे पहले दे रखा है, ठीक है,
हमें दे रखा है एंगल BAC। और अगर हमें इन दोनों एंगल की पता करने तो इसके लिए हमें इस वाले एंगल की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज है। तो देखिए हमें जो दे रखा है एंगल BAC ये 40 दे रखा है, और एंगल BOC ये क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे दे रखी BC एक जीवा है, और एक प्रमेय होती है किसी वृत्त की जीवा द्वारा उसकी परिधि पे बना कोण उसके केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, या किसी वृत्त की परिधि पे बना कोण उसके केंद्र पे बना, या किसी की वृत्त के केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल BOC ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणे एंगल BA और C। तो ये 2 गुणे 40 ये हो जाएगा 80। तो ये आपका हो गया एंगल BOC। ये हो गया हमारा ये वाला एंगल हमें मिल गया कितना, 80। जब हमें ये 80 मिल गया तो अब देखते हैं, अब हमें निकालना है ये 2 एंगल। त्रिभुज का एक एंगल मिल गया, बाकी बचे 2 एंगल। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है एंगल भुजा OC और OC और OB बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि आपकी जो OC है वो भी एक वृत्त की त्रिज्या है, और OB ये दोनों आपस में वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो हमें क्या दे रखा है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर दे रखी हैं। तो जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर दे रखी हैं तो इनके सम्मुख जो कोण होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा एंगल OBC वो बराबर हो जाएगा एंगल OCB के। तो क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना है इन दोनों एंगल्स की वैल्यू। तो ये तो हमें पता चल गया कि दोनों एंगल आपस में दे रखे हैं बराबर। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे क्या होगा। अब हम देखते हैं पूरा त्रिभुज की बात। तो पूरे त्रिभुज में एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, इन तीनों का मान कितना, 180 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। अब यहाँ से देखिए एंगल BOC जो कि हमने निकाला है कितना, 80, और एंगल OBC और एंगल OCB बराबर है। तो उसमें हम किसी एक की वैल्यू लिख देंगे और वो आपस में जोड़ देंगे। तो मान लिया ये एंगल OBC बराबर 180। तो 2 गुणे एंगल OBC बराबर आपका हो जाएगा, ये 180 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 80 के, यहाँ से बचेगा 100। तो 2 गुणे OBC हमारे पास हो गया 100 डिग्री। तो एंगल OBC ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री, और एंगल OBC आपका 100 डिग्री हो गया, सॉरी OBC हो जाएगा आपका 50। जब OBC 50 हो जाएगा तो आपका दूसरा एंगल जो बराबर है किसके, एंगल OCB, ये भी आपका हो जाएगा 50। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है एक बाग दे रखा है, माना कि ये बाग है पूरा। इसके हमारे पास जो दे रखी है 180 मीटर लंबाई, इसकी लंबाई हमने मान ली 180 मीटर है ये, और फिर इसमें दे रखी इसकी चौड़ाई 120 मीटर। तो इसकी जो चौड़ाई है हमने ये वाली मान ली 120 मीटर। अब इसके बाद हमसे ये कहा गया कि बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। बाग के बीचों बीच समकोण पर काटते हुए एक दूसरे को काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं, मतलब ये 2 रास्ते हैं 3 मीटर के, ये एक दूसरे को बाग के बीचों बीच समकोण पे काट रहे हैं। तो ठीक है, और हमसे कहा गया है कि रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च जो है वो 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है रास्तों का ये क्षेत्रफल है, निकालेंगे, और उसके जो क्षेत्रफल होगा रास्तों का उस पर मिट्टी डलवाने का खर्च। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 3 मीटर के रास्ते एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं उनमें एक उभयनिष्ठ भाग भी है। जब रास्ता एक दूसरे को काटेगा मतलब जो बिल्कुल सेंटर वाला भाग होगा, ये वाला भाग, वो दोनों में कॉमन होगा। लेकिन वहाँ पे जो मिट्टी डलाने का खर्चा वो केवल एक पार्ट पे होगा, ना कि दूसरे पे। तो वहाँ पे जो 2 पार्ट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, उस कॉमन पार्ट को हमें माइनस करना पड़ेगा रास्ते के क्षेत्रफल पे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन पार्ट होगा ये वाला, इसे हमें निकाल के माइनस करना है, केवल एक बार ही लेना है। तो देखिए यहाँ पे सोचिए कि ये भी रास्ता 3 मीटर का, ये भी 3 मीटर का, तो मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो भी 3 मीटर की, लंबाई है वो भी 3 मीटर की। तो ये एक तरीके से हमारा बन जाएगा वर्ग। तो हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल और उसमें से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे।
तो हमारे पास रास्ते का आ जाएगा क्षेत्रफल जिसपे हमें मिट्टी डलवानी है। तो देखिए बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं, तो पहले हमें दोनों रास्तों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल, पहले रास्ता हम कोई भी मान सकते हैं, लंबाई वाला या चौड़ाई वाला। तो चलिए हम पहले रास्ता मान लेते हैं ये वाला। तो पहले रास्ता का देखिए अगर 3 मीटर चौड़ाई है और 120 मीटर लंबाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आखिरी तक जा रहा है, और हमारे जो ये वाला जो रास्ता है इसमें जो आपकी लंबाई होगी वो 180 मीटर होगी। तो आपकी जो 180 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता है, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 3 गुणे 180 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 540 मीटर का, 540 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो पहला वाला रास्ता है इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आ गया 540 मीटर स्क्वायर। आपका जो दूसरा वाला रास्ता है, दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल वो क्या आ जाएगा, दूसरा वाला रास्ता हमने ये मान लिया। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी टोटल कितनी हो जाएगी, इस बात की जो चौड़ाई है 120 मीटर और हमारे पास जो चौड़ाई दे रखी वो है 3 मीटर। तो ये हो जाएगी 3 गुणे 120 मीटर या 360 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी इस वाले रास्ते की आपकी, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल। और उन दोनों रास्तों में जो कॉमन पार्ट है ये वाला, तो उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 और 3 रखी, तो ये हो जाएगी पूरी आपकी 9 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो रास्ते का पूरा क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, और जिसपे मिट्टी डलवाने उस पे, तो कुल मिट्टी डलवाने वाले रास्ते का क्षेत्रफल, तो मिट्टी डलवाने वाला टोटल रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 540 प्लस 360 और उसमें से माइनस हो जाएगा 9 जो कॉमन भाग है उभयनिष्ठ भाग। तो 540 और 360 ये आपका हो जाएगा 900 और इसमें से माइनस कर देंगे 9, तो ये हो जाएगा आपका 891 मीटर स्क्वायर। इस रास्ते पे हमें डलवानी है मिट्टी। तो ठीक है, जो आपका 891 मीटर स्क्वायर आया है, इस पे हमें 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिट्टी डलवाने का खर्च बताना है। तो मिट्टी डलवाने का खर्च क्या होगा, उसमें हम क्या कर देंगे, 16 से कर देंगे मल्टीप्लाई। मिट्टी डलवाने का कुल खर्च 891 वर्ग मीटर पे डलवानी है, एक का खर्चा है 16, तो 891 का खर्चा क्या हो जाएगा, 891 इंटू मल्टीप्लाई बाई 12 दे रखा है 12, तो 891 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आपकी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 एकम 12, 12 नेमा 108 और 12 एकम 12, 12 नेमा 108 और हासिल लगा 1 9, 12 अट्ठी 96 और हासिल के 10, कितने हो जाएंगे 106, तो 10,692 रुपए ये आ गया आपकी मिट्टी डलवाने का टोटल खर्च। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है वो दे रखा है 6 अंकों की एक बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें क्या पूछा गया, हमें एक 6 अंकों की संख्या बतानी है और वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो बड़ी से बड़ी हो, वो भी पूर्ण वर्ग हो, मतलब उससे बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों में ना हो। तो चलिए अब हम पहले बात करेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की। तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो 1 से लेकर 9 तक के बीच में वो होती है 9। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 9 को 6 मान लिख दो। तो ये हो गया आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। और हमें निकालना है ऐसी संख्या जो इस पूर्ण वर्ग हो। तो इस संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे, जो भी हमारा शेष बचेगा उसमें से इसे घटा देंगे, तो जो हमारी संख्या आ जाएगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 6 अंकों की होगी, वर्गमूल की सबसे बड़ी से बड़ी। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये भाग विधि से इसका निकालेंगे वर्गमूल। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अपनी दाहिने की तरफ से जोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जोड़े बन गए। अगर नहीं बनते कोई संख्या सिंगल रह जाती
तो इधर से जोड़े बना के उससे हम बना लेते हैं जोड़ा। तो हमारा जो सबसे पहला जोड़ा दे रखा है वो दे रखा है 99। अब हमें एक ऐसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई से भाग करना है जो उसी से मतलब पूर्ण वर्ग संख्या से ही करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 9 और उसकी 9 की गुणा करेंगे 9 बार, तो ये हो जाएगा 81। अब हम यहाँ पे अगर 10 ले लेते हैं तो 10 की गुणा 10 बार करते हैं 100, वो इससे हो जाता है ज्यादा, क्योंकि भाग में हमें कम ही लेना होता है। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 18 और इन दोनों को हमने ऐड करके लिख लिया तो ये हो गया 18। और इसका पहला जो आंसर वो हमने यहाँ पे लिख लिया कितना 9, कि हमने 9 बार ले गए। अब यहाँ पे आपका 18 है, यहाँ पे हमने जोड़ के 18 कर लिया। अब उतारे थे अगली संख्या, तो यहाँ पे जो भी संख्या है वो दोनों एक बार में पेयर ही उतारा होता है पूरा। अब इसके बाद इसे ऐसी संख्या से भाग करेंगे उतनी बार ही मल्टीप्लाई की कि इससे ज्यादा ना हो या हो सकता है इसके बराबर हो जाए। तो इसके बाद जब हम भाग करेंगे तो वो आएगी संख्या फिर से 9। जब हम इसमें 9 से 9 मल्टी गुना करेंगे, भले हमने यहाँ पे संख्या ली 9, उसी से 9 को 9 बार ही करेंगे। तो जब इसकी आपस में 189 को 9 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1701, मतलब दूसरी बार भी हमने ले गए 9। ठीक है, तो जो हमारा संख्या बची 1701, अब इसे आपस में घटाएंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा। यहाँ से बचेगा 8, ये 9 बचेगा और ये बचेगा 1, ये बची 198। तीसरी बार हमारे पास फिर 99 का एक पेयर दे रखा है, उसे उतारा और यहाँ पे ऐड किया तो ये बन गया 9 9 18, 8 1 9 और ये 198। अब इसे हम फिर से एक बार डिवाइड करेंगे, तो जब इसे फिर से एक बार डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो संख्या आएगी फिर से एक बार 9 बार जाएगी। ठीक है, तो इसे जब 9 बार करेंगे तो फिर से 9 बार किया, तो अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 बार तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 17,901। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17,901 और जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 8, ये 9, 18 से 9 गया 7, सॉरी 18 से 9 गया 9 और ये 9। अब देखिए हमारे पास संख्याएं खत्म होती है और हमारे पास जो संख्या होती है 4 अंक की 1998। तो हमारे पास जो 1998 संख्या दे रखी, मतलब कि इस संख्या को पूर्ण, यहाँ तक तो ये पूर्ण वर्ग है लेकिन 1998 ऐसी संख्या है जो हमारे पास बच गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालने 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी थी 6 अंकों की, ये दे रखी थी इतनी, और इसमें से हमें क्या है, ये ऐसी संख्या बच गई जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते। तो हमने इसमें से इस संख्या को जो घटा देंगे तो इसको घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो हमारी होगी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो ये 1998 घटाना है यहाँ से, तो जब इसे घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से गया 8 और ये बचेगा 98। ये आपकी हो जाएगी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब कि ये जो संख्या आ गई हमारे पास वो 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि हमारे पास शेष हो जाता 199 है जो हमारे पूर्ण वर्ग से थोड़ा बाहर था। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई आती है। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, इजी सा क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन 1 नंबर के लायक ही नहीं है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता था, लेकिन आपके पास 1 नंबर में एक क्वेश्चन आया था आयत वाला, वो 2 नंबर का क्वेश्चन था, और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे दिया वो 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया 2 नंबर का। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो मतलब जो बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई हमने मान ली कितनी, चौड़ाई बराबर मान लिया x, तो प्रश्न के हिसाब से लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी मतलब 3x। और हमें दे रखा है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दे रखा है 243 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, और हमें क्या बताना है कि इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीधी सी बात है, बाग जो है आयताकार है और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, चौड़ाई और गुणे लंबाई, वो होता है क्षेत्रफल। ये हमें जो होता है 243, मतलब x गुणे 3x दे रखा है 243, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये दे रखा है 243, तो x स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 81, या x बराबर आपके पास कितना आ गया 9। तो x जो थी वो हमारी थी बाग की जो चौड़ाई थी, तो जो चौड़ाई आ गई हमारे पास x बराबर 9,
और लंबाई हमें दे रखी थी चौड़ाई की 3 गुनी, तो लंबाई हमारी रहेगी 3 इंटू 9, तो लंबाई आ जाएगी 27 मीटर। तो ये आ गई हमारी लंबाई 27 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, और जो इस क्वेश्चन पेपर का होगा लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक संख्या दे रखी है x² प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड करना है। तो x² प्लस 3x प्लस 9/4 इसका करेंगे गुणनखंड। तो देखिए क्या रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 x² प्लस 3x प्लस 9/4। तो इसका गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। कैसे बन जाएगी ये पूर्ण वर्ग संख्या? ये देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है x², ठीक है। तो x² के साथ ये दे रखा है 3x, तो ये दे रखा है 9/4। अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए देखें तो ये क्या हो सकता है, ये x², ये 3x है, और ये दे रखा है हमें प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें केवल 3x दे रखा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये मान लिया x²। यहाँ पे अगर हम थोड़ी देर के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 3/2 लिखते हैं, और ये x, ये 3/2 इस पूरे का स्क्वायर। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये 3x दे रखा है, ये यहाँ से 2, यहाँ पर भी 2, ये दोनों आपस में कैंसिलेट हो जाएंगे, तो हमारे पास फिर से 3x आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए x² माइनस प्लस का 2, अब हमारे पास 2 3/2x और ये 3/2। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे देखें थोड़ी देर के लिए हमारे पास a की जगह पे क्या रखा है x, और b की जगह पे रखा है 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3/2, और जो हमारा यहाँ पे होती है वैल्यू 2ab, तो 2 दे रखा है और a भी दे रखा है और b, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसके जो फैक्टर हो गया हमारे पास क्या, इसे 2 बार भी लिख सकते हैं, या तो x प्लस 3/2 और x प्लस 3/2। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और इसी के साथ हमारा जो 4th पेपर था आपका मैथमेटिक्स का, वो पूरा सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा आपको इस पेपर में कोई भी समस्या होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इन सोल्यूशंस का रिटन में PDF चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप हमारे टेलीग्राम लिंक में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस, नए पेपर के सोल्यूशन टाइमली मिलते रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।